मैं पवन मिश्रा। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो आज का विषय है पठन कौशल। तो आज हम जानेंगे पठन कौशल होता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके विकास की कौन कौन सी क्रियाएं हैं, इसकी शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, और पठन दोष के क्या क्या कारण हैं और उसका क्या क्या समाधान हो सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पठन का अर्थ क्या होता है। तो लिखित वर्णों, शब्दों और वाक्यों की उच्चारण क्रिया पठन कौशल कहलाती है। पठन का अभिप्राय लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने से है। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं, पर बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने को पठन नहीं कहा जा सकता। पठन की क्रिया में अर्थ ग्रहण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत लिपि चिन्हों को पहचानने, समझने, कल्पना करने, तर्क करने, निर्णय लेने तथा मूल्यांकन आदि बातें शामिल हैं। तो अब पठन का अर्थ क्या हमने समझा कि लिखित जो वर्ण होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको उच्चारण करने की जो क्रिया है वो पठन कौशल कहलाती है। और पठन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसको पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण हम करेंगे, तभी उसको हम संपूर्ण रूप से पठन कहेंगे। तो लिखित वर्णों, शब्दों और वाक्यों को पढ़ना और पढ़कर उनका अर्थ ग्रहण करना। फिर पठन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल हैं। ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना, वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना, शब्दों को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना, पठित सामग्री के विचारों को समझना, संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना कि जो लिखा गया है किस संदर्भ में लिखा गया है, कि हंसी के संदर्भ में है, खुशी के संदर्भ में है, कोई शोक है, क्या है। तो संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अगर हम सरोज स्मृति के बारे में पढ़ते हैं तो उसका क्या संदर्भ है, तो उस हिसाब से कवि ने उस कविता को लिखा है, उसके भाव क्या रहेंगे। तो संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना। पठित सामग्री पर अपना मंतव्य स्थिर करना कि पढ़कर क्या समझ में आया, तो उस पर अपना मंतव्य स्थिर करना। फिर हम पठन कौशल का क्या क्या महत्व है देखते हैं कि यह व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है। कि चारों भाषाई कौशल अपने आप में व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो प्रत्येक भाषा कौशल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अगर हमें पढ़ना ही नहीं आएगा तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल जीवन अधूरा है। तो इसलिए व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है। अगर हमें पढ़ना नहीं आएगा, हम किताबों का, हम पुस्तकालय, पुस्तक का जो ज्ञान है, इतना भरा हुआ जो उसमें ज्ञान है, वो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो यह व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है, ज्ञान का मुख्य आधार है। यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है, इसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। पठन के द्वारा ही बालक संपूर्ण मानव जाति द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। अगर हम आज अपने देखते हैं, हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, तो ये जो हमारा प्राचीन जो हमारे साहित्य हैं, इसको हम आज भी हमारे पास है, हम उसको पढ़ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखित रूप में हमारे पास सुरक्षित है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें इसको आगे बढ़ाया गया है, और पठन के माध्यम से ही हम इसमें संचित ज्ञान का अर्जन कर पा रहे हैं। पठन कौशल के बिना ना कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना कोई अच्छा लेखक, उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। पठन मनुष्य जीवन का साथी है। तो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त जो है, पुस्तक हमारी एक अच्छा मित्र होती हैं। तो इसलिए पठन मनुष्य जीवन का साथी है, जो हमें हर रोज़ कोई ना कोई इस देश दुनिया के बारे में नई जानकारी में प्राप्त होती है। और इस दुनिया को समझने में जो ये पठन है, ये हमारी मदद करता है। तो पठन मनुष्य जीवन का साथी है। वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक होती है। वाचन का मतलब ये पठन जो है, ये शिक्षा प्राप्ति में सहायक होती है। कि वाचन बोलना, लेकिन जब हम देखते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं वाचन। तो जो वाचन है, पठन है, शिक्षा प्राप्ति में सहायक है।
पठन के बिना विद्यालय की कल्पना अधूरी है, कि अगर पढ़ना ही नहीं होगा तो पाठ्य पुस्तक भी नहीं रहेगी, अगर पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगी तो विद्यालय की जो पूरी कल्पना ही है वो अधूरी रह जाएगी। पठन के द्वारा अशिक्षितों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके अभाव में व्यक्ति संसार में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता, कि इसके अभाव में हमारा जो अपनी अस्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो अपूर्ण है, तो हम उसका पूर्ण तरह से लाभ नहीं ले सकते। घर के बाहर हम निकलते हैं, हम पाठ्य पुस्तकों में क्या लिखा है हमें नहीं पता, बस में कौन सा नंबर है, कहाँ जाना है नहीं पता, मेट्रो में कहाँ जाएगी नहीं पता। तो अगर इसके अभाव में व्यक्ति संसार में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। उसके उद्देश्य क्या हैं पठन कौशल के? तो वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ना, विद्यार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, स्व अध्याय की आदत का विकास करना, अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, आश्चर्य, भय, शोक आदि को भाव के अनुसार पढ़ना। अक्सर हम कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हम अक्सर आश्चर्य, भय, शोक आदि के भाव के अनुसार पढ़ते हैं। अगर इन कहानियों में रस भाव भी ना हो तो कहानियाँ भी अधूरी हो जाएंगी। तो बच्चों को इस योग्य सिखाना कि वो जो भी चीज़ें पढ़ें उसमें जो भाव है, जो उस भाव के अनुसार उसको पढ़ें। स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, उचित हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। आरोह अवरोह का मतलब है जो सुर में उतार चढ़ाव होता है, कि बुंदेरे हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो स्वरों में जो उतार चढ़ाव है तो उसके साथ भी बच्चों को पढ़ना सिखाना। पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों को समझाना, कि जो पाठ्य सामग्री है उसमें केंद्रीय भाव क्या है, क्या कहा गया है। जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, इसमें स्वतंत्रता का भाव है, तो इस तरह से पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव को समझाना। फिर पठन के प्रकार, तो पठन के 2 प्रकार होते हैं, एक सस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। तो अगर हम सस्वर सबसे पहले देखते हैं, सस्वर मतलब तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में पढ़ना। तो अक्सर कक्षाओं में हम देखते हैं कि जो सस्वर पठन 2 तरीके से होता है, या तो अध्यापक एक एक बच्चे से पढ़वाता है किताबों को कि हाँ तुम पढ़ो, तो एक एक बच्चा पढ़ता है, या तो अध्यापक क्या करता है कि कक्षा में सभी बच्चों से एक साथ पढ़ने के लिए बोलता है। तो जो सस्वर पठन होता है 2 तरह से होता है, या तो एक बच्चा खड़ा होकर एक बच्चे को शिक्षक मौका देता है, अवसर देता है, या संपूर्ण क्लास से पठन करवाता है। तो एक बच्चे से करवाएगा तो व्यक्तिगत, और सभी क्लास से कक्षा से करवाएगा तो सामूहिक। इसी तरह से मौन पठन का मतलब है मन में पढ़ना। तो 2 प्रकार से होता है, गहन पठन और द्रुत या व्यापक पठन। गहन पठन क्या होता है, जब हमारी अपनी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो हमारे विषय की जो पुस्तक होती हैं, तो इनको अक्सर हम देखते हैं तो इनको हम गहन रूप से पढ़ते हैं। मतलब एक बार पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, 3-4 बार पढ़ते हैं, जब तक हम उसको ठीक से समझ नहीं जाते, तो उसको गहनता से हम पढ़ते हैं। लेकिन द्रुत पठन, व्यापक पठन क्या होता है कि जब हम यही चीज़ कहानी पढ़ते हैं, कहानी की किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मन में भी तेज़ गति से उसको पढ़ते जाते हैं। और एक बार पढ़ने के बाद मन में 2 तरह से गहन पठन में क्या होता है कि हम पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं, जिसको जब तक हम समझ नहीं जाते बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं जब हम कहानी की किताबें या समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का अलग तरीका होता है, हम उसको तेज़ गति से पढ़ते जाते हैं। और ये अक्सर बहुत कम होता है कि हम पढ़ने के बाद उसको फिर से दोबारा हम पढ़ें। तो मन के अंदर भी हम तीव्र गति से जो हम पढ़ते हैं, तेज़ गति से, तो अक्सर कहानी की किताबें और समाचार पत्र, तो इस तरह के पढ़ने को कहते हैं द्रुत पठन। फिर हम पठन कौशल की विधियाँ, तो विधियाँ वर्ण विधि, अक्षर बोध विधि जिसे कहते हैं। तो अक्सर जो शिक्षक है श्याम पट पर वर्णों को लिखता है और फिर उन वर्णों की पहचान कराता है बच्चों से, तो इसको हम कहते हैं वर्ण विधि। जैसे क से कबूतर, इस तरह से हमने देखा होगा बचपन में, तो क ख ग इसको सबसे पहले श्याम पट पर लिखते हैं और फिर उनकी पहचान कराते हैं, तो इससे हम कहते हैं वर्ण विधि। ठीक इसी तरह से जब बच्चा वर्णों की पहचान करना सीखता है तो फिर क्या किया जाता है कि एक एक शब्द लिखे जाते हैं। बस जैसे हम दो अक्षर वाले शब्द हैं, बस है, चल है, इस तरह के जो शब्द लिखे जाते हैं और फिर उनकी पहचान कराई जाती है बच्चों से, तो इसको शब्द विधि। और उसके बाद जब बच्चा शब्द की भी पहचान करना सीख जाता है, वर्ण शब्द की, फिर वाक्य लिखे जाते हैं, जैसे मोहन खाना खाता है। तो अब बच्चा
एक एक शब्द को जोड़ते हुए वाक्य बोलना सीखता है, वाक्य को पढ़ना सीखता है। तो इस विधि को कहते हैं वाक्य विधि। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? वर्ण से, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो सबसे पहले बच्चों को वर्णों की पहचान करनी सिखाई जाती है, फिर शब्द की, वर्णों को जोड़ के शब्द किस तरह से बनते हैं, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य। अब इसके बाद है देखो और कहो विधि। तो ये विधि इनसे मिलती है। इसमें क्या किया जाता है कि अक्सर अध्यापक क्या करता है, वर्ण, शब्द, वाक्य या उससे संबंधित चित्रों को बच्चों के सामने रख देते हैं। जो चित्र हैं बच्चों को दिखाते हैं और फिर बच्चों से पूछते हैं कि हाँ बताइए, इसको देखो और बताओ ये क्या है। तो अगर आम है तो बच्चा देख के बताएगा आम। तो आम किससे शुरू होता है? आ से। तो इस तरह से वर्णों का, शब्दों का, साइकिल। अब साइकिल वैसे हिंदी में द्विचक्रिका होता है, लेकिन अब इसको हिंदी में भी सब साइकिल ही लिखते हैं। तो उसको देखकर बच्चा बताएगा साइकिल। तो किससे शुरू हो रहा है? स से। तो स कैसा होता है? आ की मात्रा सा। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर चित्रों के माध्यम से अध्यापक, हमने देखा होगा कि कक्षाओं में चित्र के जो चार्ट पेपर लगे रहते हैं तो उसके नीचे अक्षर, शब्द लिखे रहते हैं। तो इसमें देखो पहले विद्यार्थियों को दिखाया जाता है चित्र माध्यम से, या अक्षरों को दिखाया जाता है, शब्दों को दिखाया जाता है, या चित्रों को दिखाया जाता है, और फिर उनको वर्णों की पहचान कराई जाती है। तो देखो और कहो, देख कर बताओ कि क्या है। फिर ध्वनि साम्य विधि। तो इसमें समान ध्वनि वाले अक्षरों को बच्चों से पढ़ाया जाता है, जैसे हल, चल, कल, पल। तो इस तरह से अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनका जो शब्दों का जो ज्ञान है वो तीव्र गति से उनको शब्दों का ज्ञान होता है, उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो ध्वनि साम्य विधि, जैसे हल, चल, कल, पल, नल, इस तरह से बचपन में पढ़ाते थे, तो उस विधि को कहते हैं ध्वनि साम्य विधि। तो इस विधि में अक्सर बच्चा बहुत रुचि के साथ चीज़ों को बोलता है, पढ़ता है। फिर कविता विधि। तो अक्सर जो सरल कविताएं होती हैं हम छोटी कक्षाओं में देखते हैं, तो उन कविताओं को भी श्याम पट्ट पर लिख दिया जाता है और उसको पढ़ाया जाता है बच्चों के से। तो कविताएं जो होती हैं बहुत रुचिपूर्ण होती हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, जैसे जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो इस तरह से जो है पकौड़ी से संबंधित कविताएँ हैं, तितली से संबंधित कविताएँ हैं। तो इस तरह की जो कविता पाठ भी बच्चों से कराया जाता है, तो बच्चा उसको बहुत खुशी खुशी बोलता है, देख कर पढ़ता है और आनंद लेता है। इसी तरह से साहचर्य विधि। तो साहचर्य मारिया मोंटेसरी की एक विधि है। इसमें क्या किया जाता है, पहले बच्चों को चित्र दिखाए जाते हैं अलग अलग, और फिर जो अक्षर होते हैं उसको एक कार्ड पे लिख दिया जाता है। तो फिर बच्चा क्या करता है, चित्र को देखता है और अक्षरों को उससे मिलाता है। जैसे मान लो आम है, तो आम का चित्र एक तरफ है, आम, अनार और कबूतर, खरगोश, जिस तरह के चित्र अलग अलग उनके रख दिए हैं, और सामने अक्षर जो है एक एक कार्ड पे अक्षर लिख दिए गए हैं। तो अब बच्चा क्या करेगा कि पहले चित्रों को देखेगा, फिर अक्षरों को देखेगा, तो जो उससे संबंधित अक्षर है वो चित्र के सामने जाके रख देगा कि आम है तो किससे शुरू हो रहा है? आ से। तो आ का कार्ड कौन सा है, उसको चित्र के सामने जाके रख दिया। तो एक तरह की क्रिया हो गई। तो इसको कहते हैं साहचर्य विधि। अनुकरण विधि। अनुकरण, जैसे जो विद्यार्थी है वो शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं, चाहे अक्षर हो गए, चाहे शब्द हो गए, चाहे वाक्य हो गए। तो शिक्षक बोलता है, फिर विद्यार्थी उसका अनुकरण करता है। सामूहिक पठन विधि, जो अक्सर कक्षाओं में सभी बच्चों से सामूहिक पठन करवाया जाता है एक साथ, तो उसे सामूहिक पठन कहते हैं। कहानी विधि। तो इसको हम कहते हैं कि जो वाक्य विधि है उसका और विस्तार है। तो जैसे वाक्य विधि में बच्चों को एक वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है, उसी तरह से कहानी जो है एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, तो इस तरह से वाक्य का विस्तार करके बच्चों को कहानी पढ़ना सिखाया जाता है। वाक्यों से एक वाक्य, फिर दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, तो इस तरह से बच्चों को छोटी छोटी कहानियों का पठन करना सिखाया जाता है। और भाषा शिक्षण यंत्र विधि। तो आजकल हम देखते हैं कि जो शिक्षण यंत्रों का प्रयोग पहले टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इस तरह से थे, आज देखते हैं तो हम यूट्यूब आ गया है, गूगल पे दुनिया भर के वीडियोस आ गए हैं, तो उनके माध्यम से भी बच्चों को भाषा, अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का, इनका ज्ञान दिया जाता है। तो इससे भाषा शिक्षण यंत्र विधि भी कहते हैं। उसके बाद पठन कौशल विकासक क्रियाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बाल गीत। बच्चे अक्सर गीत बहुत पसंद करते हैं, तो इन गीत के माध्यम से भी बच्चों में पठन के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अक्सर ये गीत श्याम पट्ट पे भी लिखकर बच्चों से उसको पढ़वाया जाता है, या यंत्रों का सहारा लेकर यूट्यूब और इनके माध्यम से भी, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी सामने
होते हैं गीत श्याम पट पर आ जाते हैं उनकी छवि, और बच्चा उसको देखकर उसको पढ़ता है। तो बाल गीत हो गए। कहानी पढ़कर सुनाना, तो अक्सर कहानी बच्चों से कहा जाता है कि तुम कहानी को पढ़कर सुनाओ, तो इससे बच्चा खुद से कहानी को जुड़ा हुआ पाता है और इसमें बच्चा बहुत रुचि लेता है। तो बाल गीत हो गई, कहानी पढ़ के कक्षा में सबको सुनाना हो गया। लिखे हुए अक्षर और मात्राओं की पहचान कराना, कि अक्सर श्याम पट में या चित्र के माध्यम से अक्षर, वाक्य, शब्द ये सब लिखे होते हैं और विद्यार्थी उनकी पहचान करके बताता है कि वो कौन से अक्षर हैं, कौन से शब्द हैं, कौन सी मात्राएं हैं, और दो आवाज़ों को मिलाकर शब्द बनाना, जैसे क र, तो ऐसा ना क र कर, ब स बस, तो इस तरह की दो आवाज़ों को मिलाकर शब्द बनाना। तो फिर शब्दों को पढ़ना और फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना करना। शब्दों को पढ़ना सिखाना, पहले अक्षरों को पढ़ना सिखाना, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना करना सिखाना। पढ़कर समझने वाली गतिविधि, की बच्चों को पहले पढ़ाना, फिर इस चीज़ को करना कि जो पढ़ रहा है उसको समझाना। तो अक्सर इसमें क्या होता है कि बच्चों से जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े शब्द होते हैं, जैसे हम लेते हैं कि कुछ शब्द हैं अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चिड़िया हो गई, तो इस तरह के जो शब्द हैं बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े शब्द हो गए। तो आम हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, तो इन शब्दों को पहले बच्चों को पढ़ाना और फिर उसको समझाना। तो बच्चे से के रोज़ाना जीवन से संबंधित अगर शब्दों को हम प्रयोग करेंगे तो बच्चा उसको जल्दी से समझेगा। बच्चों को उनके सहपाठी संग पठन क्रिया करवाना, तो अक्सर क्या होता है कि कक्षाओं में जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ना आ जाता है और जिन बच्चों को नहीं आता, तो एक एक दो दो बच्चों का एक समूह बना दिया जाता है कि जिसमें एक बच्चा जिसको पढ़ने में अच्छा है, दूसरा है उसका पठन इतना ठीक नहीं है, तो दोनों को साथ मिलाकर फिर उनसे पठन करवाया जाता है। तो इस तरह की गतिविधियों से भी कि जो इसको हम कहते हैं कि जो इसको आप कह सकते हो कि पीयर लर्निंग, हम कह सकते हैं कि जो सहपाठी हैं साथ में बच्चों, एक दूसरे बच्चा एक को अच्छे से पढ़ना आता है, दूसरे को नहीं आता, तो दोनों जिसको अच्छे से आता है वो दूसरे बच्चों को खुद से सिखाता है पढ़ना। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। और यंत्रों द्वारा भी विद्यार्थियों की पठन में रुचि उत्पन्न करना, कि यंत्रों के माध्यम से भी, जैसे हमने बात की यूट्यूब है, गूगल है, इस तरह के यंत्रों के माध्यम से भी विद्यार्थियों की पठन में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अक्सर देखते हैं अब विद्यालयों में स्मार्ट क्लास होने लगी है, जहाँ पे यंत्रों का, प्रोजेक्टर का, इन सब का प्रयोग के द्वारा ही बच्चों को की पठन में रुचि उत्पन्न की जाती है। अब देखते हैं पठन दोष के कारण, उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो पहला शारीरिक कारण है, तो दृष्टि दोष हो सकती है, बैठने का गलत तरीका है। अगर आप गलत तरीके से बैठ के पढ़ रहे हो तब भी आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा अगर आपकी आँखों में अगर कोई समस्या है तब भी आपको अक्षर शब्द नहीं दिखेंगे, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए कारण है, इसके लिए चाहिए कि शिक्षक को अगर ये चीज़ पता चले तो वो बच्चों के अभिभावक से बात करके उनका उचित इलाज करवाने के लिए बोले। और इस तरह दूसरा जो कारण है, मानसिक कारण, भय, घबराहट, चिंता, जिनकी वजह से बच्चों का पढ़ने पे ध्यान नहीं हो पाता और वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाता। तो शिक्षक का काम है कि कक्षा में इस तरह का वातावरण उत्पन्न करे जहाँ पर किसी तरह का भय, घबराहट, चिंता बच्चों के मन में ना उत्पन्न हो, और समय समय पर बच्चों के अभिभावकों से भी बात करके उनके बारे में पूछते रहें कि क्या समस्या है, किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास का अभाव, कई बार अगर पढ़ने में बच्चा निरंतर अभ्यास नहीं करता तो अभ्यास के अभाव के कारण भी पठन दोष हो सकता है। बोलकर पढ़ने की आदत का ना होना, अक्सर छोटी कक्षाओं में देखते हैं बच्चों को बोलकर इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनका उच्चारण सही हो सके, लेकिन अगर बच्चा की बोलकर पढ़ने की आदत अगर नहीं होगी तो वो ठीक से बोल नहीं सकता, ठीक से पढ़ नहीं सकता। रुचिकर सामग्री का अभाव, अक्सर जो पठन सामग्री है उसमें बच्चों की रुचि भी नहीं होती, तो इसलिए भी वो उसको पढ़ना नहीं चाहता। तो रुचिकर जो रुचि का अभाव होने के कारण भी बच्चों में पठन दोष हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं होगा तो पढ़ेंगे क्यों। तो इस तरह की इसके लिए देखते हैं आजकल जो सामग्री होती है उसमें चित्रों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चा उसमें रुचि ले पठन सामग्री में। तो पठन सामग्री को रुचिकर बनाना, चित्रों के माध्यम से या भाषा यंत्रों का सहारा लेना, तो इस तरह से पठन सामग्री को रुचिकर बनाया जाए। घर में पठन वातावरण का अभाव, कई बार घर में पठन वातावरण का अभाव होता है जिस वजह से बच्चा पढ़ने पर इतना ध्यान नहीं देता, घर में जाके अभ्यास नहीं करता। तो घर में जो है एक इस तरह का
वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चे का जो पठन का विकास किया जा सके। और विद्यालय में पठन के वातावरण का अभाव की कई बार होता है कि विद्यालय में भी इस तरह का जो अक्सर शोर शराबा अनुशासन इतना अच्छा नहीं होता, तो विद्यालय में भी इतना अच्छा वातावरण अगर बच्चों को नहीं मिले तब भी विद्यार्थी सही से पढ़ना नहीं सीख पाता। तो वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, और कई बार जैसे दोनों को अगर हम मिला दें, घर और विद्यालय का वातावरण, तो घर से भी उचित मार्गदर्शन ना मिले इस संबंध में, विद्यालय से भी ना मिले, तो अक्सर विद्यार्थी भी फिर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और वो उसका पठन दोष हो सकता है। तो पठन में शिक्षकों की रुचि ना होना, कई बार शिक्षकों की भी पठन में रुचि नहीं होती, तो बच्चा गलत पढ़ रहा तो गलत पढ़ने दो, कोई ध्यान ही नहीं देते। तो अक्सर अगर शिक्षक बच्चों के पठन पर ध्यान ना दें, उनकी गलतियों को ठीक ना करें, तो इस शिक्षकों की लापरवाही की वजह से भी बच्चों में इस तरह के जो पठन दोष उत्पन्न हो सकते हैं। पाठ्यक्रम में पठन को उचित स्थान ना होना, कि पाठ्यक्रम में पठन का कोई स्थान ही नहीं है। हम देखते हैं किसका ज़्यादा स्थान है कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, समय पे बच्चों के परीक्षाएं लेना, नंबर, तो इन्हीं चीज़ों पे है। भाषा के कौशल पे इतना जो है ध्यान नहीं दिया जाता। बस बच्चों का है कि बच्चा पास होता रहे, और इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो परीक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि उनके भाषाई कौशल पर। बलाघात, विराम चिन्ह, आरोह अवरोह इत्यादि पर ध्यान न देना। तो क्योंकि पठन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको प्रसंग के अनुसार पढ़ना है, उसको भाव के अनुसार पढ़ना है। तो भाव के अनुसार पढ़ने के लिए बलाघात, विराम चिन्ह, आरोह अवरोह इत्यादि पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तब भी पठन दोष उत्पन्न हो सकता है। दूरदर्शन का मतलब है टीवी। अक्सर जो विद्यार्थी हैं टीवी में, मोबाइल में, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा इनमें देते हैं, तो फिर पाठ्य पुस्तकों में और अपने पठन में इतना ध्यान नहीं देते, इतना समय नहीं देते, तो इस कारण भी वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि पठन कौशल क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, उसी विकास की कौन कौन सी क्रियाएं हैं, शिक्षण विधियां क्या क्या हैं, पठन दोष के कारण क्या क्या हैं, और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।